अब देखिए पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन एक डिफरेंट मेथड से बताया था, अब हम एक अलग मेथड से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का सेकंड मेथड, हमें इस क्वेश्चन में इनका एक्सप्रेशन निकालना है। अब एक्सप्रेशन को निकालने के लिए जैसे मैंने इसको ए ब्लॉक कंसीडर किया, इसको बी ब्लॉक कंसीडर किया। नाउ अप्लाई देखिए हम ए और बी को सिस्टम मानकर इस पर न्यूटन्स लॉ लगाएंगे स्प्रिंग के अलोंग। तो न्यूटन्स लॉ क्या होता है, F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन्स लॉ होता है। अब हम किस पर न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, A प्लस बी पर। तो यहाँ मास भी A और B का मास का सम लिखेंगे। A का मास 4 है, B का मास 3 है, तो मास टोटल मास क्या होगा 4 प्लस 3 के बराबर इनटू एक्सेलरेशन है। अब F का मतलब होता है रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। जब मैं ए और बी को सिस्टम मान रहा हूं तो जो स्ट्रिंग बंधी हुई है यहाँ ए और बी के बीच बंधी हुई है, तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो इंटरनल फोर्स होगा और वो न्यूटन्स लॉ में नहीं आता है। इंटरनल फोर्स न्यूटन्स लॉ में हम अप्लाई नहीं करते हैं। अब ये जो 4 kg का ब्लॉक है इस पर नीचे की तरफ 4g के बराबर फोर्स लग रहा है और ये 4g अर्थ लगा रही है और हमने सिस्टम ए और बी को माना है, तो ये mg जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है। इसी तरह से इस पर ग्रेविटेशन फोर्स 3g के बराबर आएगा, ये भी एक्सटर्नल है। तो अब न्यूटन्स लॉ में यहाँ रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स में एक तो 4g आएगा और एक 3g आएगा। अब देखिए यहाँ पर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ना, तो इस वाले mg का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, तो ये प्लस लिखूंगा और इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और mg नीचे, तो इस वाले mg को नेगेटिव लिखेंगे। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, रिजल्टेंट फोर्स 4g तो प्लस और 3g माइनस, तो 4g माइनस 3g के बराबर। अब इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे वो आंसर आ जाएगा g/7। तो ये आसान मेथड पड़ता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस तरह से दो ब्लॉक हैं और ये टेबल पर इस तरह से अरेंज है, ये टेबल से फिक्स है। अब देखिए यहाँ पर अगर इस सिस्टम को छोड़ेंगे तो हमें इनका एक्सेलरेशन बताना है और स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन और टेंशन हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको निकालने के लिए कैसे सोल्व करेंगे, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन m1 प्लस m2 along स्ट्रिंग। वापस से इस क्वेश्चन में भी हम m1 m2 को सिस्टम मानकर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे पूरे सिस्टम पर, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए जिस पर न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं उसका मास क्या है, m1 और m2 का सम, तो यहाँ उसी का मास आता है m1 प्लस m2 का सम इनटू a। अब देखिए इनको अगर छोड़ेंगे तो m1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे होगा ना, या m2 ब्लॉक को समझें, ये m2 ब्लॉक पर रस्सी में टेंशन इधर आएगा। अब टेंशन इधर आ रहा है, इधर तो कोई फोर्स आ ही नहीं रहा, तो m2 ब्लॉक की मजबूरी हो गई सिंगल फोर्स के कारण इधर ही चलेगा। अब m2 का एक्सेलरेशन अगर इधर हो a, तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कांस्टेंट होती है, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होती है। अब यहाँ अगर ये ब्लॉक इधर जाएगा तो ये लेंथ कम होगी और जितनी ये लेंथ कम होगी उतनी लेंथ बढ़नी चाहिए, तो ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे की तरफ, और इसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा। तो अब m1 और m2 दोनों का एक्सेलरेशन यहाँ बराबर है और वो बराबर एक्सेलरेशन है, तो अब इन दोनों को हमने सिस्टम मानकर न्यूटन्स लॉ स्ट्रिंग के अलोंग लगा रहे हैं। अब जब स्ट्रिंग के अलोंग लगाएंगे तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है ना वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक के बीच में स्ट्रिंग बन रही है, तो न्यूटन्स लॉ में टेंशन आएगा नहीं। अब इसके अलावा यहाँ न्यूटन्स लॉ में कौन सा फोर्स आएगा, एक तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स आएगा m1g, टेंशन आना नहीं है, और यहाँ जो m2g लगेगा ये तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर लग रहा है ना, जबकि हम स्ट्रिंग के पैरेलल डायरेक्शन में अलोंग डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, तो स्ट्रिंग के अलोंग mg नहीं है तो ये नहीं आएगा इधर, और ऐसे ही नॉर्मल भी नहीं है, ये भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, केवल m1g।
इस m1g के अलावा इस पूरे सिस्टम पर अगर हम न्यूटन लॉ लगा रहे हैं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अब यहाँ f की जगह क्या लिख देंगे, m1 इंटू जी, और इससे आसानी से एक्सेलरेशन आ गया। ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दिया। अब एक्सेलरेशन आने के बाद हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन भी निकालना है। अब देखो टेंशन आने के लिए किस पर न्यूटन लॉ लगाएं, टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए हम इस वाले ब्लॉक पर भी न्यूटन लॉ लगा सकते हैं, इससे भी टेंशन आ जाएगा, या इस वाले ब्लॉक पर न्यूटन लॉ लगाकर भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो मैं अब इस m2 ब्लॉक पर न्यूटन लॉ लगाऊंगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अप्लाई न्यूटन लॉ ऑन देखिए m2 ब्लॉक पर हम न्यूटन लॉ केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो वही फोर्सेस फ्री बॉडी डायग्राम में बनाएंगे जो हॉरिजॉन्टल में लग रहा है। जो mg और नॉर्मल वर्टिकल में लग रहा है उनको हमें शो करने की जरूरत नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल में एक t लग रहा है और एक एक्सेलरेशन है, तो ये सिंगल फोर्स है, तो यही मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो सिंगल फोर्स किसके बराबर आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल। तो अब क्या आंसर आ जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू इसका मास m2 इंटू इसका एक्सेलरेशन। तो ये टेंशन का आंसर हो गया। अब एक ही वैल्यू यहां रखकर टेंशन का आंसर आ जाएगा, तो टेंशन किसके इक्वल होगा, ये सेकंड पार्ट का आंसर। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो, ये पुली जो है यहाँ हमने फिक्स कर रखी, पुली इधर उधर नहीं चल रही, इसका मतलब इस पुली पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है। अब पुली पर यहाँ जो पुली और टेबल के बीच में एक रोड बन रही है, या इसको क्लैंप भी बोलते हैं, इस क्लैंप पर फोर्स मैंने F मान लिया। तो अब मुझे सेकंड पार्ट में ये फोर्स निकालना है कितना होगा। इस फोर्स को क्या कहेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन पुली। तो ये फोर्स हमें कैलकुलेट करना है किसके बराबर होगा। अब देखो इस फोर्स को हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम इस पुली पर न्यूटन लॉ लगा रहे हैं। मैं कंसीडर करता हूं पुली का मास हमें क्वेश्चन में गिवन है mp के बराबर। तो अब पुली का फ्लूइड डायग्राम बना है, ये पुली का फ्लूइड। देखो पुली में से एक रस्सी इधर जा रही है, तो रस्सी ऐसे टेंशन लगाएगी, और एक इधर की तरफ टेंशन लगेगा, और एक पुली पर mg लगेगा। ये तीन फोर्स तो नजर आ रहे हैं। अब इन तीन फोर्स के अलावा एक क्लैंप पे भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, और इन चारों फोर्स का मिलाकर सम 0 है। तो देखिए हम इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, जो इन तीनों का रिजल्टेंट आएगा वही क्लैंप फोर्स एक्सर्ट करेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम सबसे पहले इन तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये दोनों फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में, तो इनका सम हो जाएगा, और इनका रिजल्टेंट इसके साथ 90 डिग्री पर है ना। अगर दो फोर्स या वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट को इस फॉर्मूले से निकालते हैं, √a² प्लस b²। अब इस फॉर्मूले से रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, √t² प्लस p प्लस mpg का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। इन तीनों फोर्सेस का सम ही आएगा। अब मान लो ये रिजल्टेंट फोर्स यहां कहीं आता है इस डायरेक्शन में, तो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इधर है, तो ये इस फोर्स के कारण इधर जानी चाहिए, लेकिन रुकी हुई है। इसका मतलब जो टेबल का क्लैंप है वो इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा, जो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, F इस रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट होगा, और इस F और R का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, ताकि इस पर टोटल फोर्स 0 हो जाए। ये पुली हमें इक्विलिब्रियम में दे रखी है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो अब हमारा F का आंसर क्या आ गया, जो हमें F निकालना है वही R है, और R का आंसर क्या हो गया, यह है। तो ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
और टेंशन की वैल्यू ये वाली यहां रख देंगे सॉल्व करने के लिए। टेंशन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आ चुका है, ये एफ फोर्स निकालना। आप देखिए इसके बाद एक स्पेशल केस लेते हैं, इफ मास ऑफ पुली इज अप्रोचेस टू जीरो, इस पुली का मास नेग्लिजिबल हो। अब अगर पुली का मास नेग्लिजिबल है तो इधर टी और इधर टी, ये दोनों टी एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा T√2। तो रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा पुली कितना लगाएगी इसके बराबर, ये अपना आंसर होगा। करना इसको नोट। अब देखिए ये अरेंजमेंट हमारा है और हमें एक्सलेशन निकालना है। देखो यहाँ ये जो ब्लॉक चलेगा ना, इसके खुद के वेट के कारण चलेगा और इसका वेट है 2 kg का और ये ब्लॉक 5 kg का है, तो इधर का पलड़ा भारी है, इधर मास ज्यादा है, तो इसका मतलब मास ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इसका एक्सलेशन नीचे की तरफ होगा a मान लो। अब स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कांस्टेंट होती है, तो यहां से आकर के लेंथ कांस्टेंट है, तो ये वाला ब्लॉक एक एक्सलेशन से इधर जाएगा और ये उधर जा रहा है तो यह ऊपर की तरफ चलेगा सेम एक्सलेशन से, तो तीनों का एक्सलेशन बराबर होगा। अब देखिए यहां से यहां तक जो रस्सी है इसमें मैं मान लूं टेंशन T1 के बराबर है और इस वाली रस्सी में टेंशन T2 के बराबर है। ठीक है, अब हम अप्लाई कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ। अब देखिए हमने यहाँ न्यूटन्स लॉ जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें हमने तीनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लिया और पूरे सिस्टम पर स्ट्रिंग के अलोंग न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, तो स्ट्रिंग के अलोंग न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या होगी, F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास में तो इन तीनों ब्लॉक का मास आएगा ना, तो तीनों ब्लॉक का मास क्या हो गया, इसका 2 और 10 12 12 और 5 17, तो टोटल मास तो यहाँ लिख दिया इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो इसके बाद हम एक्सटर्नल फोर्स लिखे, जो तीनों को सिस्टम माना है तो ये वाली स्ट्रिंग तो दोनों के बीच बन रही है, तो इसका टेंशन तो इंटरनल फोर्स होगा, तो T2 इंटरनल। ऐसे ही इधर वाली रस्सी का टेंशन भी इंटरनल फोर्स है और इंटरनल फोर्स न्यूटन्स लॉ में नहीं आते हैं, तो अब एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होगा, mg, तो इस पर mg नीचे की तरफ लगेगा 2g, इस पर mg इधर लगेगा ना 10g। लेकिन देखो अब इस पर न्यूटन्स लॉ स्ट्रिंग के अलोंग लगा रहे हैं, तो स्ट्रिंग के अलोंग तो 10g नहीं है, तो 10g को नहीं कंसीडर करेंगे, ऐसे नॉर्मल भी बेकार हो गया। अब इस पर mg आएगा 5g, तो इस पर बाहर से एक तो फोर्स ये लग रहा है स्ट्रिंग के अलोंग, ये तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है, ये आएगा ही, ये स्ट्रिंग के अलोंग है, ये आएगा। अब इनमें से कौन सा प्लस होगा, जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे है, इस पर mg भी नीचे है, तो ये वाला mg प्लस होगा। अब ये mg भी नीचे है लेकिन ये mg इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन के साथ। तो अब रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ, 5g माइनस 2g के बराबर।
तो आंसर एक्सेलरेशन का क्या आ गया 3g/17। करने इसको नोट, ये एक्सेलरेशन का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में T1 T2 भी हमें कैलकुलेट करने क्या होंगे। अब देखो इसको सेकेंड पार्ट में दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है और फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा एक्सेलरेशन ये आया था 3g/17। अब देखो जैसे अगर मुझे टेंशन T2 निकालना है ना, तो T2 को निकालने के लिए न्यूटन्स लॉ किस पे लगाना चाहिए? T2 को निकालने के लिए न्यूटन्स लॉ इस पे लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 kg के ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ, ये 2 kg का ब्लॉक है, mg नीचे लग रहा है और T2 ऊपर लगेगा और इसका एक्सेलरेशन है किधर? ऊपर की तरफ। अब न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लगाऊंगा तो T2 तो प्लस होगा और 2g माइनस, तो नेट फोर्स क्या आ गया T2 माइनस 2g इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास क्या है 2, एक्सेलरेशन कितना है वो हमने निकाला था 3g/17, ये एक्सेलरेशन है। अब इसको सॉल्व करके T2 निकाल लेंगे तो T2 की वैल्यू क्या आ गई g इंटू 2 प्लस 6/17। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये अपना आंसर होगा। T2 इस तरह से आ गया। अब अगर T1 निकालना है तो सेम मेथड में T1 निकालने के लिए 5 kg के ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ लगा दें। तो 5 kg के ब्लॉक पर अगर मैं न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? देखो ये 5 kg का ब्लॉक, इस पर mg 5g नीचे लग रहा है और टेंशन T1 ऊपर लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन नीचे है ना, तो अब इस पर न्यूटन्स लॉ क्या बनेगी? न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन इस पर क्या बनी कि यहाँ एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ये है तो ये वाला फोर्स प्लस और ये अपोजिट है तो माइनस, तो इक्वेशन बनेगी 5g माइनस T1 इज इक्वल टू 5 इंटू ए हमें नॉन है, इसमें वैल्यू रखकर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम T1 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये इंक्लाइन प्लेन जो है फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा, m1 m2 मूव करेंगे लेकिन इंक्लाइन प्लेन फिक्स होगा। अब अगर यहाँ एलिमेंट रखा हुआ है ना, तो इस क्वेश्चन में m1 का एक्सेलरेशन किधर होगा? या तो नीचे होगा या ऊपर होगा। अभी अगर हमें मास में रिलेशन नहीं दे रखा तो हम नहीं बता सकते कि ऊपर जाएगा या नीचे, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी में हम कोई भी एक डायरेक्शन में मान लेते हैं। मैंने माना इसका एक्सेलरेशन नीचे a के बराबर। अब अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे है तो ये स्ट्रिंग जो यहाँ से यहाँ तक बन रही है इसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, और लेंथ कांस्टेंट होने का मतलब अगर ये नीचे जा रहा है तो ये वाली लेंथ बढ़ेगी तो ये लेंथ कम होगी, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ एज्यूम कर लिया a के बराबर है, इसका एक्सेलरेशन a के बराबर एज्यूम कर लिया। यहाँ जो स्प्रिंग है इसमें टेंशन T मान लिया। अब मैं न्यूटन्स लॉ लगाता हूं, हमने इस पर न्यूटन्स लॉ है तो अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन m1 प्लस m2 अलोंग स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के पैरेलल डायरेक्शन में हम न्यूटन्स लॉ लगाएंगे m1 प्लस m2 के सिस्टम पर, और न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब मास की जगह तो दोनों का सिस्टम का मास आएगा m1 प्लस m2 के बराबर,
ये आ गया। अब फोर्स में जब मैंने दोनों को सिस्टम मान लिया तो ये टेंशन तो इंटरनल फोर्स होगा ना, टेंशन तो आना नहीं है न्यूटन लॉ में। अब देखो टेंशन अगर नहीं आना तो इसका mg आएगा, एक तो m1g, और ये m1g और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो m1g को तो प्लस लिखूंगा, ठीक है, m1g को प्लस लिखूंगा। अब इसके अलावा यहाँ इस वाले ब्लॉक पर जो mg लगेगा ना वो इस डायरेक्शन में लगेगा नीचे। अब ये m2g जो लग रहा है इसका हम इस इंक्लाइन प्लेन या रस्सी के पैरेलल कंपोनेंट देखेंगे। तो रस्सी के पैरेलल इसका कंपोनेंट क्या आएगा, देखिए ये इसका नॉर्मल फोर्स तो इधर आएगा, और नॉर्मल फोर्स तो रस्सी के परपेंडिकुलर है, तो ये न्यूटन लॉ में नहीं आएगा जब मैं रस्सी के अलोंग लगा रहा हूं। लेकिन देखो ये एंगल थीटा होता है तो ये थीटा होता है ना। अब इंक्लाइन प्लेन पे न्यूटन लॉ लगाने के लिए mg के कंपोनेंट करूंगा तो mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, इस लाइन के साथ एंगल है तो इधर तो cos आएगा, इधर तो mg का कंपोनेंट क्या आएगा cos, और इस तरफ आएगा sin, m2g sin थीटा। अब यहाँ ये m2g sin थीटा अर्थ ने लगाया है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, और ये स्ट्रिंग के अलोंग भी लग रहा है, स्ट्रिंग के पैरेलल लग रहा है ना, तो न्यूटन लॉ में पैरेलल वाले फोर्स आते हैं। लेकिन इसका साइन प्लस आएगा या माइनस, देखिए इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर है ना, तो एक्सेलरेशन ऊपर है और mg sin थीटा नीचे लग रहा है, तो अपोजिट है तो माइनस, और यह प्लस, तो अब नेट फोर्स क्या होगा m1g माइनस m2g sin थीटा के बराबर। अब इससे एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, ये आंसर हो गया अपना इस क्वेश्चन का। करना इसको नोट। अब देखो ये एक्सेलरेशन आने के बाद हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया ना। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए हम तीन केस कंसीडर करें, इफ m1 is greater than m2 sin थीटा। अगर m1 की वैल्यू m2 sin थीटा से ज्यादा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आने का मतलब हमने जो इसका एक्सेलरेशन नीचे माना था ये सही कंसीडर करा, इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही होगा अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है तो। अब सेकंड केस, if m1 is less than m2g sin थीटा। अब अगर ये लेस होगा तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, और एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का मतलब अभी हमने इस केस में इसका एक्सेलरेशन नीचे माना था तो ये नीचे नहीं होगा अपवर्ड होगा, ये इसका मीनिंग हुआ, ठीक है। इसी तरह से थर्ड केस, इफ m1 is equal to m2 sin थीटा। अगर m1 m2 sin थीटा के बराबर हो तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 0 के बराबर, और एक्सेलरेशन 0 आने का मतलब ये दोनों पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ना इनका नीचे एक्सेलरेशन होगा ना ऊपर, ये दीस टू पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम। इस एक्सेलरेशन 0 आने का मतलब इक्विलिब्रियम होता है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में टेंशन भी निकालना था तो किसी भी एक ब्लॉक पे न्यूटन लॉ लगाकर अब टेंशन कैलकुलेट कर लेना।
अब देखिए हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्सेलरेशन निकालना है इस पूरे सिस्टम का। इंक्लाइन प्लेन अगेन फिक्स है। अब देखो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ये 2 kg का ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे होगा या ऊपर होगा, तो ऊपर नीचे ही ना, तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, मुझे नजर आ रहा है कि नीचे की तरफ होगा, तो मैं नीचे मान लेता हूँ, आपकी इच्छा हो तो ऊपर मान लेना। अब इसका एक्सेलरेशन नीचे है, तो इस 10 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही होगा, नीचे या ऊपर होगा, या तो ऊपर। अब लेकिन अगर इसका नीचे है तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इसका एक्सेलरेशन भी नीचे होगा, ये कंसीडर कर लिया। और स्ट्रिंग कांस्टेंट है, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहती है, तो दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम। अब देखो ये नीचे जा रहा है तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी, तो ये वाली लेंथ कम होनी चाहिए, तो 3 kg का ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से ऊपर की तरफ चलेगा। अब इनका ये एक्सेलरेशन निकालना है, तो वापस अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन सिस्टम ऑफ, तीनों को सिस्टम मान लें, 2 kg प्लस 3 kg प्लस 2 प्लस 10 प्लस 3, तीनों को हमने सिस्टम मान लिया। इस सिस्टम पर अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन सिस्टम अलोंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग इस सिस्टम में न्यूटन्स लॉ लगा देंगे। तो अब स्ट्रिंग के अलोंग न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो इंटरनल फोर्स होगा, तो दोनों स्ट्रिंग का टेंशन तो हम लेंगे नहीं। अब F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होती है इक्वेशन। अब F की वैल्यू क्या होगी, एक तो इस पर नीचे mg लगेगा और ये अर्थ लगाएगी, और अर्थ को हमने सिस्टम नहीं लिया है, और mg एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, तो इस वाले mg को तो प्लस लिखूंगा, प्लस। अब यहाँ पर जो mg लगेगा, इस पर 3g नीचे लग रहा है ना, और एक्सेलरेशन इसका ऊपर है, तो इसके लिए 3g माइनस होगा, तो 3g को हम माइनस लिख लें। अब इसके बाद यहाँ ये 10 kg का जो ब्लॉक है इसका mg नीचे आएगा, लेकिन mg का इधर कंपोनेंट होगा ना अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, कितना mg sin थीटा। अब ये कंपोनेंट नीचे की तरफ है और इसमें m की वैल्यू क्या है 10, g की जगह g, और sin 37 क्या होता है, चलो बाद में लिख देंगे। ये नीचे mg का कंपोनेंट आया। अब ये जो mg का कंपोनेंट आ रहा है और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये वाला फोर्स प्लस लिखूंगा ना मैं, तो इस फोर्स को हम प्लस लिखेंगे यहाँ। इस f की वैल्यू बता रहा हूँ सब जगह, 2g माइनस 3g प्लस 10g इंटू साइन 37 इज इक्वल टू टोटल मास, इस पूरे सिस्टम का मास क्या होगा 15 और इंटू a। अब इसको सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे हम, तो ये इसका सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करें, 2g में से माइनस 3g गया तो माइनस का g प्लस 10g, और साइन 37 होता है 3/5, और इसको 15 से डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन, ये अपना आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन का करने से। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन को निकालने के लिए इस तरह से ब्लॉक है, तो यहाँ 1 kg और 3 kg दोनों का सम कितना है 4 kg। 4 kg 5 kg से कम है, तो 5 kg ज्यादा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। और ये अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ये दोनों ऊपर की तरफ सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, इसका एक्सेलरेशन भी है, इसका भी एक्सेलरेशन है। अब जैसे ये A ब्लॉक है, ये B है और ये C है, अब मैंने तीनों को सिस्टम मान लिया और सिस्टम पर न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा। यहां से यहां तक एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो इसमें हर जगह टेंशन सेम होगा, मान लो T1 के बराबर होगा। अब यहाँ टेंशन T1 होगा, लेकिन ये वाली जो स्ट्रिंग है इसके बीच में एक ब्लॉक आ गया, तो इसके ऊपर और नीचे का टेंशन अलग अलग होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक वाले पोर्शन में टेंशन T2 हम मानेंगे। लेकिन जब मैंने तीनों को ब्लॉक को सिस्टम माना है ना, तो ये दोनों टेंशन इंटरनल फोर्स होंगे और ये न्यूटन्स लॉ में नहीं आएंगे। दोनों टेंशन इंटरनल फोर्स है तो न्यूटन्स लॉ में नहीं आएंगे। अब न्यूटन्स लॉ में जो एक्सटर्नल फोर्स आएगा वो कौन सा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स। इस पर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ कितना आएगा 5g, इस पर नीचे की तरफ आएगा 1g, और इस पर नीचे की तरफ आएगा 3g।
अब इनमें से वो फोर्स F की वैल्यू लिख रहे हैं। अब F का मतलब होता है रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। देखो यहाँ टोटल मास तो कितना आ जाएगा, तीनों का मास का ऐड करूंगा तो 5 + 3 8 और 1 9, तो मास की जगह तो 9 आ गया, 9 है। अब लेकिन F की जगह रिजल्टेंट फोर्स लिखूंगा तो ये 5g तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, इसको प्लस इस F की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, और यहाँ इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और इस पर mg नीचे लगा है तो ये वाला g माइनस, इसी तरह से ये वाला g भी, ये 3g भी माइनस होगा। ये न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन आई। अब इससे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो कितना आ गया, g/9। ये इसका आंसर, इस तरह से हम इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें T1 और T2 भी बताना है क्या होगा, अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन किसके बराबर होगा, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए देखो, सेकंड पार्ट के लिए जैसे T1 निकालना है ना, तो इस वाले ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ लगाकर हम T1 निकाल सकते हैं। तो T1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं 5g पर न्यूटन्स लॉ लगा रहा हूं, 5 kg पर। ये इसका फ्रीक्वेंट डायग्राम हो गया। 5g नीचे लगेगा, T1 ऊपर लगेगा। अगर मैं केवल 5g को सिस्टम मान रहा हूं, इस पर न्यूटन्स लॉ लगा रहा हूं, तो T1 इंटरनल है, जबकि तीनों को सिस्टम मानना था तो T1 सॉरी यहाँ T1 एक्सटर्नल है, जब तीनों को सिस्टम मानूंगा तो T1 इंटरनल फोर्स होगा। तो यहाँ T1 नहीं आया था क्योंकि इंटरनल फोर्स न्यूटन्स लॉ में नहीं आते हैं। यहाँ T1 आएगा क्योंकि T1 एक्सटर्नल फोर्स है। अब न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्सेलरेशन नीचे इसका तो 5g + T1 माइनस, तो इक्वेशन क्या बनी, 5g - T1 = 5 × a। अब a की वैल्यू g/9 यहां रखूंगा तो इससे T1 आ जाएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन। अब सेकंड इसमें T2 भी निकालना है। T2 को निकालने के लिए क्या करें, T2 को निकालने के लिए हम इस A वाले ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ लगा दें तो T2 इससे आ जाएगा। A ब्लॉक पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, इसका मास 1 kg है तो इस पर g तो नीचे लगेगा, 1 × g फोर्स mg के बराबर, और एक T2 टेंशन ऊपर लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर है। तो अब इस पर न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन हम आसानी से बना सकते हैं। तो न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या बनी इस पर, अब अगर इस पर न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन ऊपर है तो T2 प्लस और mg माइनस, तो T2 - g = 1 × एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें नॉन है g/9, इसको यहां रखकर T2 आ जाएगा, तो T2 क्या आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू रखूंगा g + g/9, और g की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 या 10 के बराबर, तो ये इसका आंसर। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहां पर एक ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग से बना हुआ है, ये स्ट्रिंग है यहां पर, और स्ट्रिंग का दूसरा एंड एक फिक्स दीवार से बना हुआ है, और स्ट्रिंग इस दीवार के साथ जो एंगल है वो थीटा बना रही है, और एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स हम इधर की तरफ लगा रहे हैं। अब इन सारे फोर्सेस की प्रेजेंस में ये ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम में हो तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इस स्ट्रिंग का वर्टिकल से एंगल कितना होगा और इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम का मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा और इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी। अब रिजल्टेंट फोर्स 0 होने के लिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो देखिए ये m मास का ब्लॉक है, इस पर एक तो mg नीचे लगेगा और एक f इधर आएगा जो डायग्राम, और एक स्ट्रिंग में टेंशन इधर की तरफ आएगा t के इक्वल, और ये स्ट्रिंग वर्टिकल से ये वाला एंगल थीटा बना रही है, तो हम ये कह सकते हैं ये वाला एंगल भी थीटा के बराबर होगा। अब इस पार्टिकल पे ये 3 फोर्स लग रहे हैं, तो अब 3 फोर्सेस की प्रेजेंस में न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए हम बताओ कौन से फोर्स के कंपोनेंट करें, टेंशन के कंपोनेंट करते हैं। तो अब टेंशन जो इस तरफ लग रहा है उसका इसके अलोंग कंपोनेंट निकालूंगा
तो इस लाइन के साथ एंगल है तो इधर तो कंपोनेंट कॉस में आ जाएगा और इसके अपोजिट में इधर आएगा साइन में। अब न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन कैसे लगाऊं? हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स ये लग रहा है और दूसरा ये है और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 है तो आमने सामने वाले फोर्स बराबर होंगे तो t sin थीटा बराबर किसके आ गया? f के। इसी तरह से वर्टिकल में न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा तो वर्टिकल में एक mg नीचे लग रहा है और एक t cos थीटा, वर्टिकल में भी एक्सेलरेशन 0 है तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा t cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये हमारे पास दो इक्वेशन बनी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करने के लिए ना इसको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को मैं सेकंड से डिवाइड करता हूं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को अलग डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू f अपॉन mg। एक आंसर ये आ गया। f और मास ये तो गिवन पैरामीटर है तो इस गिवन पैरामीटर के फंक्शन में थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा आंसर मुझे टेंशन में निकालना था तो टेंशन को निकालने के लिए क्या करता हूं? फर्स्ट इक्वेशन के स्क्वायर में सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर ऐड करता हूं। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके राइट इसके लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर से जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और उधर ऐड करूंगा तो f का स्क्वायर और m into g का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहां कुछ समझ में आ रहा है? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? t स्क्वायर और t स्क्वायर कॉमन आने के बाद अंदर क्या बच रहा है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है? 1 के। तो देखिए ये अपना आंसर आ गया। तो f की वैल्यू हम जो रस्सी में टेंशन है वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा बहुत आसान मेथड, यहां पर ये तीन फोर्सेज है ना और हमें इकाई की इक्विलिब्रियम है तो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट सम 0 है। इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 है और कोई भी तीन फोर्स का रिजल्टेंट 0 तब आएगा जब उनमें से दो फोर्स का सम तीसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। जैसे देखो इन तीनों का रिजल्टेंट 0 आने का मतलब क्या है? अगर इस mg और f का रिजल्टेंट निकालो तो कितना आएगा? इनके बीच एंगल 90 है ना तो इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? देखिए अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का एंगल 90 है ना, तो अगर वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट अंडर रूट a की जगह f लिख दूं और b की जगह mg लिख दूं, यही होगा। अब इन दोनों चीजों का जो वेक्टर सम है वो यहां कहीं आएगा या r इधर आएगा। अब देखो इन दोनों का हटाकर रिजल्टेंट ये लिखा। अब इन तीनों फोर्सेस का सम 0 तभी होगा ना
जब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है आर वो इस तीसरे फोर्स के बराबर हो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो यहाँ इसका मतलब जो रस्सी में टेंशन है वो इस आर के बराबर होगा, तो टेंशन स्प्रिंग में आर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और आर कितना है एफ स्क्वायर प्लस एम इंटू जी का 4। यही तो आंसर था हमारा, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आ गया ना। देखो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना आसान है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो टेंशन के बराबर होगा। अब ये रिजल्टेंट जो है इस टेंशन के अपोजिट होगा क्योंकि इसका और इसका सम 0 है। अब इन दोनों का सम 0 कब हो सकता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट। तो ये ऊपर लग रहा है तो ये नीचे लगेगा, तो ये एंगल थीटा है तो ये इसकी सीधी लाइन में होना चाहिए, तो ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा। समझ आई मेरी बात। अब ये एंगल अगर थीटा के बराबर है तो यहाँ एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। इसमें टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहते हैं। अब इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, एफ है ना, तो इस डायरेक्शन में तो फोर्स क्या है एफ, और ये बेस है और बेस डायरेक्शन में फोर्स है mg, तो f अपॉन mg, और यही तो आंसर पहले निकाला था हमने उस मेथड से। तो थीटा की वैल्यू हम इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।